हेलो। हाँ सर, स्टार्ट करते हैं, जो आएगा फिर ज्वाइन कर ले जाएगा। Okay, thank you. So now we are going to start and good evening to you all. सभी को शुभ संध्या। जैसा कि हम लोग अभी कैली ग्रुप का यात्रा कर रहे हैं, इस जर्नी में हैं कैली को समझने के लिए और कैली के साथ में इसके सारे परिवार के सदस्यों को जो हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोग देख रहे हैं। तो इसी क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैली ग्रुप का मेडिसिन है, उसको हम लोग कैली का बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है होम्योपैथी में, और अधिकांशतः कई जगहों पर इसका इंडिकेशन हुआ करता है। तो इसका जानकारी आज हम लोग इस क्लास में लेंगे। कैली कार्बोनिकम है ना, कैली कार्बोनिकम एक बहुत ही अधिकांशतः आपके क्लिनिकल सीजन में सेशन में फंक्शनिंग में आपको देखने को मिलेगा कैली कार्ब का। और ये कैली कार्ब जो है तो पोटास आप लोग सभी जानते होंगे, ये पोटास का प्राइमरी कंपोनेंट्स है ना। कंपोनेंट इसको हम लोग कहते हैं कंपोनेंट ऑफ द पोटास के रूप में है ये। और ये 1742 में एंटोनियो कैम्पेनेला द्वारा डिस्कवर किया गया था, खोजा गया था, और यह पाया गया था कि यह पोटास का एक प्राइमरी कंपोनेंट है। यह एक पियरलेस एश है, राख के जैसा था, और जब इसे गर्म किया जाता है तो पोटास जो है तो इसके इम्प्योरिटी हटा देता है और यह पोटास इसका यूज किया जाता है। और बेकिंग पाउडर के खोज के पहले है ना, बेकिंग पाउडर के खोज के पहले भी इसका इस्तेमाल किया जाता था 18वीं शताब्दी में। और इसको बेक्ड ब्रेड में, जो हम लोग ब्रेड खरीदते हैं, उसमें भी इसका यूज किया जाता था, इसके राख को, पियर के राख को। ये पुरानी कहानियां हैं। आजकल बेकिंग पाउडर के लिए खमीर भी यूज करते हैं, बहुत सारे यूज किए जाते हैं। ये प्राइमरी कंपोनेंट्स है, और खास करके रिफाइंड, इसको पर्ल एश के रूप में भी जानते हैं, और इसे सॉल्ट ऑफ टार्टर भी बोलते हैं, सॉल्ट ऑफ टार्टर। और बेकिंग पोटास माने बेकिंग पोटास, और खास करके जो भट्ठी होता है ना, क्लीन होता है, उसको सफाई करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। और ये व्हाइट पाउडर का जो है वो पर्ल एश का पार्ट है। और पेटेंट इशू जो है तो यूएस के द्वारा किया गया था, जिसको कि सैमुअल हॉपकिंस को 1790 में मिला था, जिसने पोटास को बनाने के नए तरीके के खोज की गई थी। तो उस समय इनको अवार्ड मिला था सैमुअल हॉपकिंस को 1790 के ईस्वी में। इसका हिस्टोरिकली इसका जो यूज है वो साबुन में होता है, ग्लास में होता था, और चाइना का बर्तन जो आप लोग का प्लेट, चीनी मिट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। किसी भी कुशन को सुखाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ग्रास का जेली बनाने में इसका यूज किया जाता था, और चॉकलेट बनाने में भी, चॉकलेट में थोड़ा सा अल्कलाइन करने के लिए भी डच हॉलैंड में इसका इस्तेमाल होता था, और होता है और होता था। जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उसमें लोग आज भी यूज करते हैं। फिर जो तार बनाया जाता है उसमें बफरिंग एजेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। और जो हार्ड वाटर होता है, जो पानी जो है जिसमें कि साबुन आपका नहीं घुलता है, उसको सॉफ्ट करने के लिए भी इसका यूज होता रहा है। वेल्डिंग जो करते हैं उसमें भी यूज होता है। और फायर, आग को कम करने के लिए, आग की गति को, या फायर जिसको हम लोग कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर है ना, जो अग्निशामक तत्व के रूप में भी पोटास को का यूज रहा है। और इसके कई एक नाम हैं। पोटासियम कार्बोनेट, क्योंकि ये पोटास से पोटासियम ग्रुप का है, तो पोटासियम कैली ग्रुप को पोटासियम ग्रुप भी बोलते हैं। इसका नाम क्या, पोटासियम कार्बोनेट भी है, पोटेशिक कार्बोनेट भी बोलते हैं, सॉल्ट ऑफ टार्टर बोलते हैं, सॉल्ट ऑफ वर्मवुड भी बोलते हैं, कार्बोनेट ऑफ पोटासियम भी बोलते हैं। K2CO3 इसका फॉर्मूला है, लेकिन K2CO3 सॉल्यूशन के रूप में भी केमिस्ट्री में यूज किया जाता है। इसके टाइट्रेशन जो है तो मुख्यतः हम लोग के यहाँ प्रचलित है। इसे माना गया है कि यह वेजिटेबल एल्कली है। आप लोग एसिड और अल्कली का बेस की बात करते हैं, तो ये वेजिटेबल एल्कली है, यानी कि सारे प्लांट्स में
ओरिजिनल रूप से ये होते हैं और उसको जब राख बनते हैं तो जलने के बाद में भी वेजिटेबल का स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए आपको जैसे कि जल जाने के बाद में लकड़ी का शेप बना रहता है, तो उसके इसलिए पोटाश को राख से निकालने का परंपरा बहुत ही पुराना रहा है। खास करके लकड़ियों के राख से इसे प्राप्त करने का कोशिश किया जाता रहा है, ठीक है ना। ये एक हम लोगों का महत्वपूर्ण विषय चीज है जिसको कि हम लोग को जानकारी आपको ये मदद करेगा कि हम लोग कैसे इसका इस्तेमाल। और हम लोगों के एनिमल में भी इसका बहुत बड़ा रोल है ना। खास करके शरीर हम लोगों के शरीर पर पोटासियम का मैंने बताया था कि नेट्रम के जगह पर पोटासियम का जो है रोल, के का रोल है और Na का रोल है, वो बहुत ही बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है। और कैलिकार्ब जो है तो टिपिकल मेंबर ऑफ द पोटासियम ग्रुप ऑफ मेडिसिन माना जाता है। जितने भी पोटासियम मेडिसिन हैं उससे सबसे ज्यादा इसके जो सिम्टम्स हैं लोग कैली ग्रुप के समय में हम लोगों ने देखा था। और कॉस्टिकम को भी इसकी चर्चा इसी का दर्जा दिया गया है। तो कैलिकार्ब और पोटासियम कॉस्टिकम में काफी बहुत कुछ समानता है। कॉस्टिकम भी एक वॉशिंग सोडा के रूप में है और वहां भी पोटास की मात्रा है, इसलिए दोनों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा तो बहुत कुछ सिमिलरिटी आपको इस ग्रुप में मिलेगा। और हम लोगों के होम्योपैथी का एक महत्वपूर्ण दवा है ये। पोटासियम सॉल्ट में बहुत ही स्पेसिफिक रिलेशन होता है किसके साथ में, शरीर के सॉलिड टिश्यू के साथ, है ना, फाइब्रस टिश्यू के साथ में। सॉलिड टिश्यू कौन सा है? दो तरह के टिश्यू है, एक लिक्विड टिश्यू है जिसको कि हम लोग ब्लड बोलते हैं, तो उसमें इसका ज्यादा रोल नहीं है। लेकिन जितने भी सॉलिड टिश्यू है और खास करके जहाँ पर फाइबर है यानी कड़ा है, आपका जो मांसपेशी फाइबर के है, तो उसमें इसका ज्यादा प्रभाव है। लिगामेंट्स पर, लिगामेंट और भी फाइबर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यूट्रस के, कमर के सभी जगह पर इसका इस्तेमाल होता है, सभी जगह पर इसका रोल है। और ये आपके टिश्यू के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, माने कि अगर ये इसका कमी हो जाए तो आप लगेगा कि आपका पैर हाथ जो है तो टूट रहा है, आप में कमी महसूस कर रहे हैं। जैसे कभी कभी लगता है ना क्रैम्प हो गया पैर में, तो टटैनी जिसको कहते हैं, टटैनी भाषा है, पेशेंट के लोग कहेंगे सर पैर में टटैनी हो रहा है, तो उस समय में आप चल फिर नहीं सकते हैं, तो उस समय में मेजर जो होता है तो पोटासियम सॉल्ट की कमी हो जाती है। और पोटासियम सॉल्ट जो दिया जाता है वह इससे पूरा हो सकता है। खाने में हम लोग पोटासियम सॉल्ट को ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, लेकिन पोटासियम सॉल्ट का को हम लोग अपने फूड को टॉलरेबल लिमिट में लाने का, उसके अंदर में पोटासियम डालने का काम हम लोग करते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा बात है, ये इस दवा में देखा ना, ये सॉफ्ट पल्स, यानी कि जो पेशेंट के आपको देखने का जो तरीका है, पल्स को झांक करके देखिएगा तो लगेगा कि बड़ा धीमे धीमे चल रहा है, ठंडा है ना। और जनरल डिप्रेशन टाइप के पेशेंट के अंदर में फीलिंग होता है, माने एक उदासीपन जैसा महसूस होता है जनरल। और बहुत ही स्टिचिंग पेन इसके साथ में आपको दिखलाई पड़ेगा शरीर के किसी भी भाग में, और वैसे भाग में जाके कनेक्शन होता है एक दूसरे से जोड़ पर, है ना, मसल्स के जोड़ पर, बोन के जोड़ पर, जहां भी जंक्शनल पॉइंट पर इसका ज्यादा प्रभाव होता है। और जंक्शनल पॉइंट के पेन जो होते हैं बहुत ही शार्प और कटिंग होते हैं, क्योंकि गोड की जब हिलता आपस में टकराते हैं तो उसमें कटने का जैसा होता है और चलने से इसका कष्ट आराम मिलता है। और कहा गया है, TFLM ने कहा है कि इस सॉल्ट को आप कभी भी कैलिकार्ब को बुखार की अवस्था में नहीं दें। क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय में इन्फ्लामेटरी स्टेज में है और उस समय में देना ज्यादा उचित नहीं होगा। और कैली पेन जो होते हैं तो शार्प और कटिंग पेन जैसा मैंने बताया, बेटर बाय मोशन, और फीवर के समय में कभी नहीं देना है। और शरीर के खास करके बाएं साइड में एक छोटे से जगह पर आपको दर्द दिखाई पड़ेगा। और हाइपोथायराइडिज्म जो आज का बहुत ही प्रमुख बीमारी है, हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड का गड़बड़ हो जाना, हाइपरथायराइडिज्म, तो इसमें हाइपोथायराइडिज्म में कैलिकार्ब का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है।
और आप सभी जानते हैं, मैं पिछले क्लास में भी बताया था कि कैली जो होते हैं बड़ा कंजर्वेटिव होते हैं, बहुत रेगुलर होते हैं, प्रॉपर होते हैं, डाउन टू द अर्थ होते हैं, और इनको बहुत सारा होता है, गलत क्या है, सही क्या है, सफेद क्या है, गलत क्या वो है, इस पर ये ज्यादा ध्यान रहता है। तो कैली कार्प जो है प्रोटोटाइप है, जहाँ की माइंड का इमोशंस, इसे माने इमोशनली गाइडेड पीपल, ऐसा मनुष्य जो अपने भावनाओं के आधार पर चलता है। वहां पर बौद्धिकता का उसमें अभाव होता है। कैली कार्प में बौद्धिकता का, बौद्धिक अगर बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी है लेकिन अपने बुद्धि का वहां पर इस्तेमाल नहीं कर पाता है अपने भावना के प्रभाव में, कितना भी गुस्सा सब, जो आदमी आदमी बहुत ज्यादा गुस्सैल है ना, बहुत ज्यादा डरपोक है, बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक है, जो बहुत ही इमोशनल टाइप के है, जिसको कि हम लोग सेंटिमेंटल टाइप के लोगों को देखिएगा, तो वहां पर और वह आदमी क्या है, पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, फिलोसफर है, लेकिन फिर भी उसको गुस्सा है, फिर भी उसको ये है, तो वहां पर आपको कैली कार्प का बहुत बड़ा रोल होता है। रूल्स, माइंड रूल्स द इमोशन, वो दिमाग चलता है यहाँ पर, माइंड वहां पर माइंड इमोशंस को कंट्रोल करने की जो प्रक्रिया होती है, उसके बारे में माइंड रूल्स द इमोशन, जहां पे माइंड जो है तो रूल करने का कोशिश करता है, इमोशंस को बदलने का कोशिश करता है, नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर भी गुस्सा आ रहा है ना। तो ऐसे में एक सिचुएशन होता है जब आपके इमोशंस और आपके माइंड में, इंटेलेक्ट में, बुद्धि और भावना के बीच में एक टकराव होता है। उस टकराव के कारण एक ब्रेकडाउन सिचुएशन होता है, और उसको जगह पर ये कैली कार्प का बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, टकराव को, है ना, मन के टकराव को, मन में जो दो इमोशंस और इंटेलेक्ट जो है सो बहुत ही प्रमुख स्थान है मन का, और उस दोनों के बीच में जो सामंजस्य नहीं होगा, टकराव होगा, और माइंड का जो इंटेलेक्ट है, बुद्धि आपका हमेशा इमोशंस को कंट्रोल करने की बहने नहीं देगा, तो इमोशनल सप्रेशन का फीलिंग जहाँ पर होता है, वहां पर आपका ये कैली कार्प का पेशेंट, कैली कार्प के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो काफी सेंसिटिव हैं, समाज जान के समझने की शक्ति होती है, उन लोगों में अगर इमोशनल चेंजेस देखिएगा, लोगों में अगर गुस्से का परिवर्तनशील गुस्सा दिखलाई पड़ेगा, परिवर्तनशील भय दिखलाई पड़ेगा, या कुछ ऐसा इमोशनल भावना में जो परिवर्तन, टकराव आते रहता है, वह दिखलाई पड़े, तो हम लोगों को कैली कार्प को सोचना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हम लोग एक साइकिल ऑफ कैली कार्बोनिकम करते हैं, ये साइकिल है, डिजायर टू बी रेप्लेनिश्ड, है ना, मुझे कुछ समझौता हो जाए, फिर इसमें रिजिडिटी होती है, फिर इस पर रिटेंशन होता है, फिर हाइपर सेंसिटिव एंड इरिटेशन होता है, उसके बाद में डिस्चार्जेज होता है, फिर वीकनेस होता है। जब वीकनेस होता है तो फिर आपकी इच्छा होती है कि मुझे फिर से मैं स्थिर हो जाऊं। जब स्थिर होने लगते हैं कमजोरी को हटाने के लिए, तो आपके अंदर में रिजिडिटी होती है। इस तरह से कैली कार्प जो है तो आपके लाइफ के साइकिल को चेंज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए इस साइकिल को मैंने बड़ा आपके लिए देखा कि जिस आदमी में आप अगर लाइफ केस हिस्ट्री देखिएगा, ये साइकिल दिखलाई पड़े, इसके बाद में ये हो रहा है, इसके बाद में ये हो रहा है, इसके बाद में ये हो रहा है, ये साइकिल को पेशेंट के केस के दिन के बाद में आपको ये साइकिल का जब ऑब्जर्वेशन होगा, तो आप इसके लिए बहुत अच्छा कैली कार्प का सिचुएशन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के रूप में ये उभर करके आता है। और एक हमारे डॉक्टर्स का कहना है कि कैली कार्प जो है जो कार्बोवेज का कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। कार्बोवेज क्या है? वेजिटेबल चारकोल है ना। चारकोल में क्या होता है? चारकोल में भी पोटास है ना, चारकोल में भी कैली कार्प है। इसीलिए बहुत सारे डिजीज में, जहाँ के लंग, खास करके लंग्स के इंफ्लामेशन में, ट्यूबरकुलोसिस के केस में, और आपका जो पीसीओ पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजॉर्डर्स के जो बीमारी होते हैं, उसमें कैली कार्प का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और वैसा पल्मोनरी प्रॉब्लम, लंग्स का प्रॉब्लम जो कि गैस्ट्रिक ओरिजिन से आया है, और गैस्ट्रिक ओरिजिन के लिए लोग अधिकांशतः कार्बोवेज का बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कार्बोवेज का बेसिक एक्शन जो है सो गैस्ट्रिक सिस्टम पर है। तो गैस्ट्रिक सिस्टम के बाद में जो इफेक्ट बच जाते हैं,
लंग्स के ऊपर में आते हैं। उस लंग को कंप्लीमेंट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कैली कार्ब का रोल आता है। ऐसे आंख मूंद करके यूज नहीं करते। जब हिस्ट्री में देखेंगे कि उसका पहले गैस्ट्रिक सिस्टम ऑरिजिनेट किया था, उसके बाद में कैली पल्मोनरी सिस्टम हुआ है, तो इसको यहाँ पर आ जाएगा। और कहा जाता है कि जब कार्बोहाइड्रेट काम करना बंद कर देता है, उस समय कार्बोहाइड्रेट को काम कराने के लिए आपको उसके एक्शंस को हाईलाइट करने के लिए आपको कैली कार्ब देना चाहिए। और इसी तरह से कैली कार्ब के बहुत सारे समानांतर मेडिसिन है, कैली ग्रुप के और भी आ सकते हैं, लेकिन सभी जगह पर आपको कंप्लीमेंटल रिलेशनशिप देखना पड़ेगा। और फॉस्फोरस के साथ भी इसका कंप्लीमेंटल रिलेशनशिप है। कैली कार्ब फॉस्फोरस का भी कंप्लीमेंटल रिलेशनशिप। ये इसमें स्ट्रॉन्ग मेंटल कंप्लीट, हम लोगों ने क्या देखा, इस व्यक्ति में मेंटल कंट्रोल जो है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इसमें। और इनके जब जितने आदमी कमजोर मजबूत दिखलाई पड़ते हैं, उनमें एक भय बना रहता है कि मेरी मजबूती खत्म हो जाए, है ना। इसीलिए बड़ा डॉगमेटिक टाइप के होते हैं, बड़ा जिद्दी टाइप के हो जाते हैं, बड़ा ये हो जाते हैं। और अपनी बातों को मनाने के लिए अपने दिमाग में जो बात उपजा हुआ है, जो पढ़ लिए हैं, जो ज्ञान हो गया है, उस पर काफी अब देख रहे हैं कि इसका कंजर्वेशन जो है तो किस तरह से इसमें चेंज कर रहा है। स्ट्रॉन्ग मेंटल कंट्रोल, है ना, डॉगमेटिक। और ये जब बात करते करते रोने लगते हैं, पल्सेट्ला के जैसा, लाइकोपोडियम के जैसा, ये बात करते समय में आपको पेशेंट अपना कष्ट बताते समय में वह रोना प्रारंभ कर देता है। पेशेंट विम्सिकल टाइप के होते हैं, रैशनल होते हैं, इरिटेबल होते हैं, हाई डिग्री के, और खास करके अपने परिवार में झगड़ा, खास करके अपने रोजी रोटी के संबंध में ब्रेड एंड बटर का सवाल आता है परिवार में। और ये अधिकांश हमारे मिडिल क्लास ऑफ ग्रुप में ये देखने को मिलेगा, जहाँ की हम लोग चिड़चिड़ापन बना हुआ है, झगड़ा घर में जैसा परिवार का स्थिति बना हुआ है, वहां पर कैली कार्ब का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अकेले रहना कभी नहीं पसंद करेंगे, है ना, क्योंकि उनमें भय इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। मैंने बता रहा था कि हम मेंटल और इमोशनल और इंटेलेक्चुअल दोनों का रोल इसके अंदर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अकेले में ये डर बहुत ज्यादा हो जाता है, खास करके फियर ऑफ फ्यूचर का, भविष्य का, मरने का, भूत प्रेत का भय कैली ग्रुप में है। और अगर खुदा न खास्ता अगर इन्हें अकेले रहना पड़े तो नींद नहीं आएगी, हमेशा डरे रहेंगे, सपने बुरे आते रहेंगे, और शांत उस समय में कभी भी नहीं रह सकते जब तक कोई आदमी पास में ना आ जाए। और हमेशा एक काल्पनिक भय से सफर करते रहते हैं, काल्पनिक भय बहुत ज्यादा इनके साथ में है ना। हाईली सेंसिटिव पर्सन, है ना, ये व्यक्ति जो है तो काफी ही सेंसिटिव होते हैं, काफी संवेदनशील व्यक्ति हैं। तुरंत ही कोई बात को इनको बुरा लग जाता है, और तुरंत ही कोई बात इनको अच्छा लग जाएगा। इसलिए इसको कहा गया विम्सिकल टाइप ऑफ द पर्सन। विम्सिकल मतलब कब क्या हो जाएगा ये आपको पता नहीं लग रहा है, ठीक है ना। और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी, कैली ग्रुप के पेशेंट हैं तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि ये स्ट्रॉन्ग ड्यूटी है, करना है तो करना है, मेरा ये काम है तो करना है। द सेंस ऑफ ड्यूटी परस्यूअस एवर, है ना। अगर आपके भीतर में ड्यूटी अगर रहेगा तो आप ड्यूटी के प्रति आपका भाव रहेगा, तो हमेशा ये भावना जो है तो आपको पीछा करता रहता है। यह भावना जिसमें पीछा करता है, मुझे जाना है, मुझे ये करना है, मेरा को ये है, तो अपने ड्यूटी के प्रति ज्यादा सशक्त रहने वाला आदमी आपको कैली कार्ब का पेशेंट हो सकता है। और इमोशंस जो है इनके, देखते कहते हैं इमोशंस कहाँ पर है तो माइंड में है, लेकिन इसके इमोशंस जो है तो अधिकतर सब पेट से शुरू होता है। मैंने अभी बताया था कि जहां भी गैस्ट्रिक सिस्टम के बाद में लंग सिस्टम आता है, तो क्या हो रहा है, गैस्ट्रिक सिस्टम से ओरिजिनेट करने वाला प्रॉब्लम आपको माइंड के ऊपर चला जाता है, लंग्स पर चला जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इमोशन, जहाँ की इमोशंस को जब आप स्टोमक में महसूस करते हैं, खास करके लगता है कि एक झटका जैसा हो गया है, सोलर प्लेक्सस, तो वहां पर जिसके साथ में आपको भय भी होता है और डर की स्थिति पैदा हो जाती है, तो दोनों की अवस्था में आपको इस इमोशंस फेल्ट एट स्टोमक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स बन जाता है इसका। देन हर एक बात पर तुरंत चौंक जाना,
थोड़ा सा कोई टच किया एकदम चौंक गए, सजग हो गए। कैन नॉट बियर टच एट ए स्मॉल ऑफ द बैक सोल ऑफ फीट, है ना, पीठ पर कोई पीछे थोड़ा सा हाथ दिया कि पूरा शरीर झंझनाहट उठ गया, है ना, पूरा शरीर चौंक गया। पैर को टच किया, लगता है कि कोई करंट मार दिया। ये सेंसिटिवनेस जो है, स्टार्टिंग चौंकना और करंट जैसा फीलिंग होना पूरे बॉडी में, या आपको चौकन्नापन, है ना, इमेजिन बोले माइंड और इमोशन चौकन्नापन की स्थिति पैदा कर देता है। आप माइंड को भी देखना चाहते हैं, अपने इमोशंस को भी देखना चाहते हैं, और जब दोनों को देखना चाहते हैं तो आपको चौकन्ना रहना पड़ता है। और इसी चौकन्ना के कारण ये काफी आपस में बात किया करते हैं स्वयं में। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस में इसकी बातें हैं, और आपस में माइंड और इमोशंस दोनों आपस में बात करना, ये करो नहीं करो। आप बस देखिएगा, बड़बड़ा एक कोने में बैठे हुए हैं, ये करना चाहिए, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने ऐसा नहीं करूंगा, मुझे ये करना चाहिए, मेरे लिए ये सही नहीं है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है किसी से बात कर रहे हैं, है ना, ऐसा लगेगा किसी से बात, लेकिन किससे बात कर रहे हैं, कोई तो है नहीं, अपने से ही बात कर रहे हैं अपने साथी में। तो एक आदमी, एक इसका एक साथी होता है जो कि इमोशनल होगा, अगर तो होगा, और एक होगा आपको इंटेलेक्चुअल होगा, दोनों से बात कर रहे हैं और उनको समझाने, आपस में लगता है कि कोई एक वार्तालाप चल रहा है ना, एक कन्वर्सेशन चल रहा है। तो ये सबकॉन्शियस पिकअप ऑफ एवरीथिंग, इट इज सप्रेस्ड एंड दे स्टार्ट टॉकिंग, probably the main remedy for talking to oneself, मॉरिसन ने कहा। देन बहुत ही ज्यादा पॉसेसिवनेस है। पॉसेसिवनेस का अर्थ होता है कि मैं पकड़ के रखना, ये नहीं निकल ना जाए, डर बना हुआ है ना, निकल ना जाए, मेरे हाथ से निकल ना जाए, मेरा बेटा हाथ से निकल ना जाए, मेरा दोस्ती ना टूट जाए, मेरे साथ में जो मैं साथ में पढ़ रहा हूँ वो लड़का मेरे से अलग ना हो जाए, है ना, दोस्तीपन को निभाने का, मेरा दोस्त मेरे से नाराज ना हो जाए, जो पॉसेसिवनेस कहलाता है। जिसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं वो आकर्षित को तोड़ना नहीं चाहता, संबंध को तोड़ना नहीं चाहता है, ये पॉसेसिवनेस कहलाता है। और इसके कारण क्या होता है, ये सभी चीज को इनके अंदर में होर्डिंग टेंडेंसी आ जाता है ना, होर्डिंग मतलब इकट्ठा करके रहने के रखने की। तो होर्डिंग का मतलब होता है जमाखोरी, है ना। तो कहते हैं कि इसमें जमाखोरी की आदत है, भीतर में ही जमाखोरी। जब जमाखोरी में क्या करेंगे, तो अपने परिवार के बच्चे को तोड़ अलग नहीं होने देंगे, बच्चे को कहेंगे कि नहीं नहीं तुम पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाओ, यहीं रहो। आपकी वाइफ अगर नौकरी करती नहीं, तुम नौकरी नहीं करो, मेरे घर में ही रहो। तो यानी कि उनको इतना भय होता है कि कहीं जाएगी तो कहीं इसको कुछ हो जाएगा, बच्चा जाएगा वहां कुछ हो जाएगा। इस तरह के जो फीलिंग्स हैं, ये इस तरह के फीलिंग्स हैं, इसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होता है। अगर उनके पास में पैसा है तो पैसा को ऐसे पकड़ के रखते हैं कि जैसे पैसा भाग जाएगा। कोई भी चीज है तो उसको ऐसे पकड़ कर, घर में छोटी छोटी चीज, बाजार में लाए कुछ मिठाई का डब्बा, और मिठाई का डब्बा से मिठाई खा लिए, डब्बा को सरिया करके रख रहे हैं। हम लोग जनरली खाने के बाद में डब्बा फेंक देते हैं, उनके घर में देखिएगा डब्बा का ढेर लगा हुआ है, खाली टीन का ढेर लगा हुआ है। अरे फेंक कहने देते हो, जो अथी आता है उसको बेच के नहीं देते हैं, नहीं नहीं काम आएगा, तब कभी काम आएगा। दिस इज कॉल्ड होर्डिंग टेंडेंसी, है ना। जिनके घर में बहुत सारे पूरे करकट टाइप के सामान, आपको लगेगा कि क्या ये अनाप शनाप रखा हुआ है, इसको तो जरूरत नहीं है। तो ये जो टेंडेंसी है, यह कैली कार्ड का टेंडेंसी है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंडेंसी है, जो कि बहुत जगह पर आप देख सकते हैं। उसको हम लोग होर्डिंग टेंडेंसी, जैसे हम कहते हैं जमाखोरी, है ना। बाजार में जब भाव बढ़ता है ना, तो जो बिजनेसमैन लोग होते हैं माल को जमा करके रखते हैं, तो कहते हैं उस पर सरकारी मुकदमा चलता है, उसको कहते हैं जमाखोर आदमी है ये, है ना। तो इस तरह से जमाखोरी हम लोग अपने लाइफ का पार्ट होता है, ये पॉसेसिवनेस का आउटपुट है। इनएबिलिटी टू स्टैंड अप अपने अपने आप, है ना, अपने स्वयं के पैरों पर। उन्हें किसी मदद चाहिए, किसी को मदद चाहिए, और हमेशा कुछ ना कुछ का सपोर्ट की कोशिश करते रहते हैं। और अब खास करके अपने विषय में, और कोई भी इनको अगर इनके साथ में दुर्व्यवहार करता है तो उसे बिकम साइलेंट एंड कैन नॉट मेक एनी रिप्लाई, कहना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भय भी बना रहता है कि ये मेरे से अलग ना हो जाए, और ये भी बर्दाश्त भी नहीं होता है। क्या होगा, आपस में चिड़चिड़ाएंगे, है ना। तो अकेले में कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और अकेले रहना भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए बड़ा मिजरेबल स्टेट होता है, और आप फिर से ये वापस नहीं होना पसंद करते हैं।
है ना, इमोशंस इंस्टेबिलिटी, है ना, भावना जो है सो अनस्टेबल होता है, टेरिबल मूड स्विंग्स बिफोर मेंसेस, खास करके मेंस के समय में मूड स्विंग, कभी गुस्सा, कभी भय, कभी डर, कभी डिप्रेशन, ये एक दूसरे के बाद में देखिएगा जब मूड में काफी तेजी से बदलाव हो रहा है ना, अनिश्चित मूड है, तो उस समय में हम लोग कैली कार्प को सोचते हैं, ठीक है ना। और पेशेंट जो है सब बहुत ही चिल्ली है, और हमने देखा कि कैली ग्रुप के सारे पेशेंट चिल्ली होते हैं, है ना। और खास करके यहाँ पर जो चिल्लीपन है, बहुत ज्यादा गर्म होने के बाद में आपको ठंडा लग जाए, है ना, जैसे बच्चे लोग खेल करके आते हैं और खेल करके आने के बाद में शरीर पूरा गर्मी होता है और ठंडा फ्रिज से निकाल करके पानी पीना शुरू कर देते हैं। आप बाजार में गए, बाजार में काफी आपको पसीना हो रहा है, रास्ते में आइसक्रीम वाला दिखाई पड़ा, आइसक्रीम उठा के खाने लगे, और उस समय में आपको बहुत सारा खाने के साथ में आपको बहुत सारा पसीना होगा, या पसीना बहुत ज्यादा निकल रहा है, उस समय में आप आइसक्रीम खा रहे हैं या ठंडा चीज को खा रहे हैं, ठंडा ले रहे हैं, तो इसलिए ये चिली पेशेंट है। दे टेक कोल्ड वेरी इजिली, ड्राफ्ट थोड़ा सा भी हवा का झोंका नहीं बर्दाश्त करेंगे, दे टेक कोल्ड इजिली। देन फ्लशेस ऑफ हीट, है ना, इनको पंखा चाहिए, इनको हमेशा पंखा चाहिए, हवा गर्मी का झोंका होता रहता है, खास करके खाते समय में, गर्म खाते समय कोई आदमी को पंखा, अगर पंखा नहीं खाएंगे चलता रहेगा तो खाना नहीं खा पाते हैं, उस समय में धड़कन होने लगता है, चेहरे पर गर्मी आने लगती है, इसलिए हमेशा वांट टू बी फैन बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हो जाता है इसका। और जैसा कि हम लोगों ने देखा था सभी क्लास में कि कैली ग्रुप के पेशेंट रात के मध्य रात्रि के बाद में 1 बजे के बाद में बढ़ता है, इस पेशेंट के भी, इस कैली कार्प के पेशेंट भी 2 से 4 बजे सुबह में इनके कष्ट बढ़ते हैं, इनके सारे कष्ट 2 से 4 के बीच में सबसे ज्यादा मात्रा में अधिक मात्रा में दिखलाई पड़ेगा एग्रेवेटेड स्टेज में। और कोई भी कष्ट जो है तो बिगिनिंग में, शुरू में बहुत ज्यादा होगा, और बिगिनिंग में और चलते समय में, और मेंस हो जाने के बाद में या मेंस के बाद में इसे आराम मिलेगा, है ना, मेंस से एमेलियोरेट मिलेगा, और मेंस के एट द बिगिनिंग, है ना, जैसे चलना शुरू किया तो पैर में दर्द शुरू हो गया, चलने लगा तो इसके कष्ट जो है तो आराम हो गया, चलना शुरू किया तो पैर में दर्द हो गया, और चलने लगे तो पैर में दर्द जो है तो आराम हो गया। तो बिगिनिंग ऑफ मोशन एग्रावेट्स, and during the menses or after menses, during and menses होना शुरू हो गया, the problem gets ameliorated। नेक्स्ट है एग्रीवेशंस, एंड अब देखिए बिगिनिंग सभी जगह पर, जैसे नींद में जाने लगेंगे तो इनके कष्ट बढ़ जाएंगे, नींद टूट जाएगी, फिर कोशिश करेंगे, नींद में आने लगे, मन में अचानक बेचैनी शुरू हो जाएगा, तो बड़ी देरी होती है सोने में, है ना, सोने का समय इनके लिए काफी भयावह होता है, और फिर जब सोने की नींद आ जाती है तो फिर अच्छे ढंग से सो गए, लेकिन सोने का प्रयास करते समय में इनको काफी कष्ट होगा। इसी तरह से देखिएगा राइट साइड में नहीं सो सकते, और राइट साइड में सोना इनके लिए कष्टकर होता है। राइट साइड जो है तो बेसिकली आपका हार्ट साइड होता है, तो हार्ट के साइड में लेटना इनके लिए पैल्पिटेशन का कारण बनता है, इनके अंदर में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जनरेट करते हैं। इन्हें काफी मीठे के प्रति लालच है, क्रेविंग है, इच्छा है, ये मीठा को देख करके अपने आप के लार को टपकाना, जो लार टपकना शुरू हो जाता है और उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ये मीठे इनका प्रमुख गाइडिंग सिम्टम्स के रूप में देखा गया है। और पेन जो है हम लोगों ने शुरू में भी देखा था, पेन कैसे होंगे, इनके स्टिचिंग शार्प पेन, कहीं भी देखिए पेन जो है तो बहुत ही शार्प है, एकदम तीव्र है और पिन पॉइंटेड है। देखिए यहाँ पर हाथ पर मैंने दिखलाया है, ये पिन पॉइंटेड है, एक स्मॉल स्पॉट्स में है, ऐसा लग रहा है कि यहीं पर दर्द है और कहीं दर्द नहीं है ना, इसीलिए कहते हैं कि इसको इन स्मॉल स्पॉट पिन पॉइंटेड, और पिन पॉइंटेड जो भी पेन होता है वो काफी छोटे जगहों पर ही होता है, ज्यादा बड़ी जगहों पर नहीं होगा। स्टिचिंग पेन ये सब जो है तो छोटे जगहों पर ही पाया जाता है। परस्पायर इजीली, थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे पसीने पसीने हो जाएंगे, है ना, आसानी से पसीना, बहुत पसीना निकलने लगता है,
थोड़ा सा थकावट होगा, थोड़ा सा भी प्रगति होगा तो पसीने आने शुरू हो जाते हैं। फिर वीकनेस बिफोर मेंसेस, और जैसे मेंसेस शुरू हुआ तो वीकनेस आराम हो गया, है ना। कमजोरी मेंस के पहले बहुत कमजोरी है, मेंस चालू हुआ तो आपको कष्ट जो है तो आराम हो गया। इनके जो फ्लूइड रिटेंशन इस मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर में कहीं भी पानी जमा होने की प्रक्रिया, खास करके इसको हम लोग एसाइटिस कंडीशन कहते हैं, फ्लूइड रिटेंशन को एसाइटिस। अब देखिएगा कि पैर जो है तो पानी की ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग जैसा, है ना, पैर को देखिएगा, पैर फूला गया है, दबाइएगा तो दबे हुए रह जाएगा, लगेगा कि वहां पर पानी भरा हुआ है। इस आदमी के पेट में भी देखिए ये बनाए हैं, ये पेट में एसाइटिस हो गया है एब्डोमिनल रीजन में। इस तरह के पेशेंट आपको बहुत मिलेंगे। और जहां भी फ्लूइड रिटेंशन की बात आती है वहां पर हमको कैली कार्ब को पूछना चाहिए। इसके बहुत सारे पार्टिकुलर सिम्टम्स भी है। एक्सेसिव फ्लैटुलेंस, बहुत ज्यादा गैस होना, है ना, ऐसा लगता है कि गैस, पेट जो है तो गैस का फैक्ट्री बन गया है ना। अपर आईलिड्स का स्वेलिंग होता है, और एवरीथिंग अफेक्ट्स द स्मॉल ऑफ द बैक, और पेन स्टार्ट देयर, इस पीछे में कहीं से शुरू होगा फिर वहीं से आगे बढ़ता जाएगा। ड्राइव द पेशेंट आउट ऑफ द बेड इन द मॉर्निंग, लगे उठा देगा, बिछावन से उठो, नहीं तो दर्द बढ़ेगा, थोड़ा दूर चलने के बाद में उसे आराम मिलेगा और फिर ये ठीक हो जाएगा। बैक एक एवर सिंस द पास्चुरेशन, और बच्चे होने के बाद में या एबोर्शन होने के बाद में कमर में और लंबर रीजन में खास करके अगर दर्द बना हुआ रहे तो कैली कार्ब को सोचना चाहिए। बच्चा, बहुत सारी महिलाएं होती हैं जब बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद में पीठ का दर्द का बहुत कंप्लेन करती हैं, या जिन्हें एबोर्शन हो गया है उनको भी पीठ का दर्द। आजकल एक लोग अपना ये एबोर्शन करवा लेते हैं, उसके इफेक्ट में ये ज्यादा आपको होगा। और इसके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं 2 से 4 बजे सुबह में बढ़ जाते हैं। पेट में बार बार पेट में दर्द होगा। कोलोसिस में तो केवल आपको ड्यूरिंग अटैक करेगा, लेकिन टेंडेंसी को नहीं घटाता है। कोलोसिस आपको बड़ा अच्छा दवा करता है कॉलिक पेन के लिए, लेकिन वह जब हो रहा है तो थोड़ा देर के पैलिएटिव काम करता है। लेकिन इसके रेकरेंट बार बार अगर कॉलिक पेन हो रहा है तो हम लोग कैली कार्ब को सोचना चाहिए। और अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं और बच्चे मैंने डिलीवरी का समय है, डिलीवरी नहीं हो पा रहा है और उस समय बहुत ही भयंकर दर्द हो रहा है पीठ में, तो कैली कार्ब बहुत इजी डिलीवरी करा देता है, बच्चे को आसानी से डिलीवरी कराने में इसे देखा गया है। इसके जो कन्वल्सन, इरेक्टेशन से इसे आराम मिलता है। कन्वल्सन जो होते हैं, मिर्गी का दौरा, कन्वल्सन का दौरा, वो ढकार आने से आराम मिलता है। और फ्लशेस ऑफ हीट ऑफ पैल्पिटेशन भी, और हीट सेंसेशन ऑफ ईटिंग वार्म फूड, ये इसके जनरल सिम्टम्स हैं। इसके रीजन जो है तो मसल्स है, लिगामेंट्स है, हार्ट और यूट्रस के लंबर रीजन का सीरस और म्यूकस मेम्ब्रेन है, चेस्ट राइट लोअर साइड का है, जॉइंट्स, आई और ब्लड, और फिर राइट और लेफ्ट दोनों साइड में है। तो ये सारे ऑर्गन्स जो है रीजन है बॉडी के जहां इसके लक्षण प्रमुख रूप से आपको दिखलाई पड़ेगा। ये समरी दिमाग में रखने से ये रीजन आपका बहुत कुछ कॉमन जैसा होता है, लेकिन सभी कैली ग्रुप में ये रीजन कॉमन है, ये इसका स्पेसिफिक कैली का रीजन है। देन मॉडलिटी, गर्म ठंडा से इसे बढ़ता है, एयर वाटर ड्राफ्ट चेंजेज, गर्मी होने के बाद में, एग्जर्शन के बाद में, डैम्प वेदर में 2 से 3 बजे 4 बजे तक कष्ट बढ़ता है मेंसेस के पहले। लाइंग ऑन पेनफुल साइड, जिस तरह में दर्द है उधर लेटने से बढ़ता है। लॉस ऑफ फ्लूइड एंड आफ्टर लेबर, है ना, बच्चा हो जाने के बाद में, संभोग के बाद में, सप्रेस्ड मेंसेस के बाद समय में इसके कष्ट बढ़ते हैं। इनके कष्ट आराम मिलते हैं बैठने से, सिटिंग विथ एल्बो नी पोजीशन, जैसे आप बैठे झुक करके नी एल्बो पोजीशन से बैठेंगे तो उसे आराम मिलता है। जैसे खास करके रेस्पिरेशन डिफिकल्ट हो, आगे झुक जाएंगे, एल्बो को, ठेवना को और नी को करके सटा देंगे तो एकदम कर्व हो जाता है, तो उस समय आराम मिलता है। ढकार से आने से आराम मिल जाता है, गर्म से आराम मिल जाएगा, ड्राई वार्म वेदर से आराम मिल जाएगा, और चलने से इनके कष्ट बढ़ते हैं, आराम होते हैं। इन्हें ब्रेड नहीं पसंद है, ब्रेड ब्राउन ब्रेड नहीं पसंद है, मीट और सूप नहीं पसंद है। इन्हें खट्टा बहुत ही अच्छा लगता है, खट्टा में ये बहुत ही प्रमुख दवा है।
मीठा मैंने बताया ही, डायलिसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे नुकसान होता है ग्लूटियन डिजॉर्डर्स में भी। आपका ग्लूटियन ब्रेड ब्लैक ब्रेड खाने का मतलब होता है ग्लूटियन डिजॉर्डर्स में भी इसका इफेक्ट है। और कोल्ड ड्रिंक्स व्हेन हीटेड, कोल्ड ड्रिंक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर, कोल्ड फूड, मिल्क, पैनकेक्स, वार्म फूड, बीन्स एंड टी, ब्रेड, कैबेज, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, फैट, फिश, फ्लैचुलेंट फूड, फूड साइट ऑफ खाना देख करके गर्म खाना, मीट और फ्रेश, ये अति होता है। ये बेटर बाय कोल्ड ड्रिंक एंड हॉट फूड। देन निक्यूरियस है स्ट्रॉन्ग मेंटल कंट्रोल एंड सेंस ऑफ ड्यूटी, emotions felt in the stomach like a blow, and aggravations at 2 to 4 a.m., stitching pains, very chilly, susceptible to cold due to the perspiration and swelling of the upper eyelid. ये एक केंद्र बिंदु है, बहुत ही प्रमुख स्थान है, इसको दिमाग में रखिएगा। आपका ये कैली कार्ब जो है तो आपके कंट्रोल में रहेगा। बहुत ही बड़ी दवा है, फिर भी आपका बड़ी दवा भी है, महत्वपूर्ण दवा भी है, पॉलीग्रेथ मेडिसिन भी है। इसे दिमाग में रखना हमें बहुत ही आवश्यक है। तो इसके साथ में यह लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डेफिनेटली यू शुड हैव क्वेश्चंस एंड यू शुड, आपको पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए मेरे ईमेल पर rish@gmail.com पर या मेरे व्हाट्सएप पर। ओके, so thank you very much for this class, and now we are hardly half minute left, केवल आधा मिनट बचा हुआ है। हम लोग आज के मीटिंग को यहीं पर समाप्त करते हैं, और मुझे लगता है कि हम लोग फिर अगले क्लास में कैली ग्रुप हम लोग समाप्त कर लिए हैं, और अब किसी दूसरे ग्रुप पर हम लोग अपना हाथ बटाएंगे। ओके, थैंक यू।